आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर होगी? ओके, देन हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीनरीज़ वगैरह देखे थे और उसके बाद हमने कुछ मेजरमेंट्स देखी थी, मैट्रिक्स देखे थे क्लासिफिकेशन का टास्क के लिए। उस पे मैंने एक्सरसाइज भी दी थी कि काम करना है। लास्ट पे हमने एक जो मॉडल ट्रेन किया था KNN का, उसमें मैंने कहा था कि मैंने सिर्फ एक्यूरेसी फाइंड किया, बाकी सारे जो मेजरमेंट्स हैं F1 स्कोर वगैरह, प्रिसिजन रिकॉल, वो आप लोगों ने करनी है। तो अगर किसी ने नहीं भी की तो लाजमी कीजिएगा, आप लोगों की लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं इंसेंबल लर्निंग ना। अच्छा, जो इंसेंबल लर्निंग है, ये हमारे पास इसको इस तरह से कह लेते हैं कि हमारे पास कह लें कि मुख्तलिफ ढेर सारे प्रिडिक्टर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं, उन सबको हम इकट्ठा यानी कि इंसेंबल करते हैं। फिर उसके बाद उनका कह लें कि एवरेज या जिसकी वोटिंग ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चूज़ कर लेते हैं। और उस इस तरह क्योंकि ये सारी को हम इकट्ठा कर रहे होते हैं, इस वजह से इसका नाम इंसेंबल लर्निंग पड़ गया। और इसके एल्गोरिदम जो होते हैं उनको हम इंसेंबल लर्निंग एल्गोरिदम्स कहते हैं और इन मेथड्स को इंसेंबल मेथड्स कहते हैं। इसकी जो मज़ीद समझने के लिए मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास कोई कह लें कि एक मुश्किल सा सवाल था, हम वो रैंडम पीपल से पूछना शुरू कर देते हैं और थाउजेंड ऑफ रैंडम पीपल से ना हम वो पूछते हैं। फिर हम ये करते हैं कि हम सारे आंसर्स को इकट्ठा करते हैं यानी कि एग्रीगेट करते हैं। और फिर हमारे पास क्या होता है, मैनी केसेस में या ज़्यादातर हमारे पास क्या हो रहा होता है, वो जो एग्रीगेटेड आंसर होता है वो किसी एक एक्सपर्ट के आंसर से बेहतर होता है। इसको हम आम अल्फाज में ना विजडम ऑफ क्राउड भी कहते हैं, कि बजाय इसके कि हम एक बंदे का ओपिनियन लें और उसी को सच मान लें। हाँ, अगर हमने हक़ाइक़ जानने हैं तो हम क्या करते हैं कि हम बेशुमार लोगों से वही एक सवाल पूछते रहते हैं और सबके कहने के जो आंसर्स हैं उनको नोट डाउन करते हैं और फिर उनको एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम का उस उसके बारे में क्या रवैया है या मैक्सिमम उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हमें भी फिर क्लैरिटी हो जाती है माइंड में कि हाँ, वाक़ई इसका मतलब है कि ये जो बात है मैक्सिमम बंदे अगर ये बात सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बात काफ़ी हद तक होगी दुरुस्त होगी। तो इसको आमतौर पर विज़डम ऑफ क्राउड भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि हम मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स लेंगे, उनका ग्रुप बना लेंगे, जिस तरह क्लासिफायर्स हमने पढ़े या रिग्रेशन जो मॉडल्स पढ़े। तो जब उनका ग्रुप बना के उसमें से हम बेस्ट इंडिविजुअल जो प्रेडिक्टर होगा उसको हम चूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बेस्ट मॉडल है। दैन उसके बाद हमारे पास जो इंसेंबल मेथड्स होते हैं उनमें कहने की इसकी ना हम वोटिंग करा लेते हैं ना, एक जिस तरह मैंने अभी बताया कि हमें जिस तरह लोगों का वोट मिलता है उस तरह से। आज का जो टॉपिक है थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा होगा, लेकिन थ्योरेटिकल चीज़ें समझ आएंगी। देन नीचे जो प्रैक्टिकली कोड लिखा होगा या जो परफॉर्मेंस हो रही होगी वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड है। जैसे हमारे पास समझ लें कि हम डिसीजन ट्री का ना क्लासीफायर है, क्योंकि वो हमने ट्रेन किया। जब हम उसको कह लें ट्रेन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि उसका एक मॉडल ट्रेन करने से उसके आंसर आएंगे। हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्रीज एक नहीं ट्रेन करते बल्कि 100 डिसीजन ट्री मॉडल्स ट्रेन कर लेते हैं। जब हम 100 डिसीजन ट्रीज मॉडल ट्रेन करेंगे फिर उसके ऊपर हम उनमें से देखेंगे किसको वोट ज़्यादा मिले हैं, किसकी कह लें कि किस पे मॉडल जो है ज़्यादा कह लें कॉन्फिडेंट है, तो हम उस मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास जो फाइनल एक्यूरेसी आएगी वो बेहतर आ जाएगी। अब इसमें जो मुख्तलिफ मेथड होते हैं उनमें से एक मेथड होता है बैगिंग एंड पेस्टिंग, एक बूस्टिंग और स्टैकिंग होता है। तो आज जो हम मेथड पढ़ेंगे उसका नाम होगा बैगिंग एंड पेस्टिंग। अब हमारे पास बैगिंग एंड पेस्टिंग समझने के लिए एक डायग्राम है, इसको हम देखते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है भला। इस डायग्राम में हमारे पास ये हुआ है कि हमारे पास अभी तो ये डायग्राम में मैंने सिर्फ ना 4 मॉडल्स हैं या रखी हैं। वैसे हम इसमें मतलब 100 मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, इस तरह से ज़्यादा प्रेडिक्टिव क्लासिफायर ले सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे टास्क के ऊपर कंटेक्स्ट क्या चल रहा है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमने कहा कि बजाय इसके कि हम एक ही मॉडल लें, उसको ट्रेन करें और फिर उसकी बेस पे हम प्रेडिक्टर्स बनाएं, यानी कि उसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करें। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट था हमने कहा कि हम एक ट्रेनिंग सेट में से उसमें कुछ डाटा पॉइंट्स उठाते हैं रैंडमली। ये देखें रैंडम सैम्पलिंग, तो रैंडमली हमने डाटा उठाया और एक मॉडल को दिया। इस मॉडल को जब हमने दिया वो इसकी बेस पे ट्रेन हुआ
फिर दूसरा मॉडल था, उसको भी हमने कोई और ट्रेनिंग सेट दिया। तो देखा आपको इन दोनों ट्रेनिंग सेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा। ये ब्लू डॉट्स में और जो ट्रांसपेरेंट डॉट्स हैं। इसी तरह हमने एक तीसरा रैंडम सबसेट इसमें से बनाया, उसको पास किया। इस तरह फोर्थ वन, इस तरह अगर हमारे पास ज़्यादा मॉडल्स मौजूद हैं तो हम उन सबको अलग-अलग रैंडमली ट्रेनिंग सेट में से डाटा उठा के देते हैं, ताकि वो अलग-अलग उस पे क्या हुए ट्रेन हो। अब जब हमारे पास इतने ज़्यादा ये जो सारे हमारे पास कहने प्रेडिक्टर्स थे या क्लासिफायर्स थे, ये ट्रेन होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इन सब की एक वेटेड एवरेज ले लेंगे, देखेंगे किसको ज़्यादा वोट मिले हैं, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, और फिर इन सब का एक एवरेज कहने के निकाल के उसके ऊपर हम कर रहे होते हैं, कहने के उसकी जो मेन वैल्यूज़ है उसको आंसर्स को एक्यूरेट समझ रहे होते हैं। अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो रहा था बेसिकली, जब हम जो सैम्पलिंग होएगी हमारे पास, जब रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, तो इस मेथड को हम बैगिंग बोलते हैं। और जब हमारे पास यही जो सेम चीज़ है विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही होती है, तो इसको हम टेस्टिंग बोलते हैं। बिना बताया ना कि हम बैगिंग एंड टेस्टिंग, क्योंकि दोनों में सेम होते हैं। रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो डाटा है वो चेंज हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा, और विदाउट रिप्लेसमेंट जब टेस्टिंग होगी तो इसका मतलब है कि जो एक ट्रेनिंग सेट में से हमने सबसेट उसका मजीद बनाया, वही सेम सबसेट हम इन सब मॉडल्स को लग जाता प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो दोनों बैकिंग एंड पोस्टिंग होते हैं, दोनों में हमारे पास ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन इस तरह से चलते हैं, तो मल्टीपल प्रिडिक्टर्स में हम इसको गुजारते हैं, और फिर हमारे पास जो कहने के मैन आउट रिजल्ट उसका हम ले लेते हैं, और इसकी ना एग्रीगेशन कर लेते हैं ना बेसिकली, यानी कि एवरेज उसकी निकाल लेते हैं। और अब ये डिपेंड करता है साथ हमारे पास ना कि सीपीयू की जो कोर्स हैं वो कितनी है। इसकी मिसाल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास अगर रैम ज़्यादा होगी, तो हम सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर सकते हैं ना पैरेलल। अगर हमारे पास सीपीयू की कोर्स कम होंगी, तो हम मतलब है कि इतने ज़्यादा मॉडल्स को एट अ टाइम पे ना ट्रेन कर सकते। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि डिपेंड करता है कि हमने 50 डिसीजन ट्रीज ट्रेन करने हैं, 100 ट्रेन करने हैं, 500 ट्रेन करने हैं। बाकी साथ ये जो कह लें मैं थ्योरेटिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ, साथ मैंने इधर लिखी नहीं है, ताकि आपके लिए बाद जब नोटबुक शेयर करेंगे तो रीडिंग करने में आसानी हो, या आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास हमने ये तो देख लिया कि बैकिंग एंड जो पेस्टिंग है वो काम कैसे करेंगे ना, या बिहाइंड द सीन्स उनके किस तरह से वर्किंग हो रही होती है, ट्रेनिंग सब किस तरह से चेंज हो रहा था। अब आगे जो नेक्स्ट है हम देखते हैं कि साइकिट लर्न इसमें हमारे लिए क्या करता है ना, जिस तरह आपने देखा था कि हमारे पास जो साइकिट लर्निंग की लाइब्रेरी है, इसके लर्न की जो लाइब्रेरीज हैं, हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स दे रही थी। जिस तरह हमारे हमने रिसेंटली क्लासीफायर्स देखे थे, लीनियर रिग्रेशन वगैरह देखे थे, कि उनके पीछे बिहाइंड द सीन्स मैथ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके दौरान उसको हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना आसान करता है। सिंपल एपीआई कॉल्स के थ्रू हम उनको कॉल करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डॉट फिट का और मॉडल फिट या ट्रेन हो जाता है उस डाटा सेट के ऊपर। तो इसी तरह हमारे पास जब बैगिंग एंड टेस्टिंग की बात आती है, तो उसमें हमारे पास जो बैगिंग एंड टेस्टिंग है, उसके लिए हमारे पास बैगिंग क्लासीफायर के नाम से एक क्या लें कि मॉडल होता है, और वो अगर हम रिग्रेशन करें तो बैकिंग रिग्रेसर के नाम से होता है। अभी जो हमारे पास डाटा सेट था, हमने क्या किया कि हमने मेक मून का एक डाटा सेट बनाया। मेक मून से बात इस तरह से है कि कहने के दो ये से हाफ कट मून सुनाते हैं, एक कलर चेंज कर देता है, दूसरे कलर चेंज करता है, और साथ हमने जो नॉइस इसमें इंट्रोड्यूस करा है कि अगर हम इसमें नॉइस इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो फिर तो दोनों अलग अलग कलर के मून्स बिल्कुल मतलब एक सेपरेट होने के लिए मौके होगी। तो जब हम नॉइस पर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो थोड़ा सी मर्ज हो जाते हैं। फिर वही टेस्ट एंड स्प्लिट के उससे हमने अपने डाटा सेट को ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में अलग-अलग कर दिए। देन उसके बाद हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर के फंक्शन को कॉल किया, उस पे हमने डॉट फिट के फंक्शन से अपने डाटा सेट को ट्रेन कर दिए, उसको फिट करा दिए डिसीजन ट्री क्लासिफायर। फिर उसके बाद हमने बैगिंग क्लासिफायर को कॉल किया। उसमें अगर हम देखें तो हमने देखें बैगिंग क्लासिफायर में आपके डिसीजन ट्री क्लासिफायर को भी कॉल किया। लेकिन अब की बात इधर अगर हम देखें तो इधर हमारे पास कोई पैरामीटर हमने पास नहीं करते हुए डिसीजन ट्री क्लासिफायर में से, यानी कि एक डिसीजन ट्री क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, एक डिसीजन ट्री डाटा सेट के ऊपर प्रिपेयर हो रहा है या ट्रेन हो रहा है। और यहाँ पे हमने जब एन एस्टिमेटेड 500 रखा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है
कि उसकी जो वैल्यू है 500 डिफरेंट डिसीजन ट्रीज इस पे तैयार होंगे। दूसरा जो मैक्स सैंपल्स 100 है तो इससे मुराद ये है कि 100 सैंपल्स एट अ टाइम एक डिसीजन ट्री के ऊपर जाएंगे। हमारे डाटा सेट टोटल में से लेट से अगर 1000 का डाटा सेट है तो उसमें से सिर्फ 100 का जो डाटा सेट होगा रैंडमली वो उसको पिक करेगा और वो हमारे किसी एक डिसीजन ट्री को वो दे देगा। इसी तरह नेक्स्ट डिसीजन ट्री की बारी आएगी। अब मैंने आपको बताया था ऊपर कि हमारे पास बैगिंग और टेस्टिंग में क्या होता है कि बैगिंग में हमारे पास विद रिप्लेसमेंट चल रहा होता है, यानी कि डाटा चेंज होकर जा रहा होता है, और टेस्टिंग में हमारे पास एग्जैक्ट एक डाटा सेट हमने जो पिक कर लिया वही जा रहा होता है। अब वो हम कैसे इधर करते हैं, हम बूटस्ट्रैप को अगर ट्रू कर देते हैं तो फिर हमारे पास बिट रेपिटेशन जा रहा होता है डाटा, यानी कि चेंज होकर जा रहा होता है, और अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो फिर हमारे पास डाटा सेट जो है वो रिपीट होकर जा रहा होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट ही जा रहा है। और यहाँ पे जो एम जॉब्स इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब है कि सी पी यू की जितनी मैक्सिमम कोड हैं उस सारे को आप यूज़ कर लो और इन सबको तैयार करो, रेडी करो। फिर उसके बाद हमने डिसीजन ट्री बाउंड्री हमने लास्ट टाइम देखी थी किस तरह से बनाते हैं, वो सिंपली प्लॉट किए उसको विजुलाइज किया। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे पास मैंने बताया था कि 2 कलर का डाटा सेट जनरेट हो जाएगा, और नाइस हमने इंट्रोड्यूस कराई थी जैसे हमारे पास कुछ डाटा पॉइंट्स आपस में क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो अगर हम देखें ब्लू और रेड कलर का, या हमारे पास डाटा सेट जनरेट हुआ था दोनों साइड पे। अब हमारे पास हो रहा क्या है, ये देखिए, ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है इसमें जो ये लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है ये वाला, इसमें ये सिंपल एक सिंगल डिसीजन ट्री का ग्राफ है। और जो हमारे पास इधर राइट साइड पे ग्राफ है ये डिसीजन ट्री का ग्राफ है बैगिंग के साथ, यानी कि ये सिंगल डिसीजन ट्री है और ये यहाँ पे हमारे पास क्या डिसीजन ट्री बैगिंग के साथ है, जिसमें हमने 500 डिसीजन ट्रीज और फिर उन सब वेट करके एग्रीगेट करके जिसको मैक्सिमम वोट्स मिले उसको सिलेक्ट करके उसकी बेस के ऊपर उसने अपनी डिसीजन बाउंड्री जनरेट की। तो अब आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, और साथ साथ यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है ग्राफ में या डिसीजन बाउंड्रीज में? मतलब कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा आपको? या यहाँ तक चीज़ों की तो समझ आ रही है ना कि एक डिसीजन ट्री कैसे ट्रेन हो रहा है, और साथ में अगर हम इन सैम्पल मेथड अप्लाई करते हैं बैगिंग एंड टेस्टिंग का तो फिर ज़्यादा डिसीजन ट्रीज कैसे तैयार होंगे। मतलब नहीं समझ आ रही? एनीवन? ओके, मैं फिर दोबारा एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसी ग्राफ को साथ एक्सप्लेन करते हुए ना मैं चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा ना रिपीट भी कर देता हूँ कि जब हमारे पास देखिए सिंगल डिसीजन ट्री टर्न हो रहा है ना, तो उस टाइम उसने क्या किया, अगर हम देखें तो ये इसकी डिसीजन बाउंड्री ना दोनों कलर्स में यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे इस जगह। तो देखें अगर हम तो ये जो डिसीजन ट्री की बाउंड्री है इसकी वो बड़ी रैंडमली जा रही है। एक दफ़ा देखेंगे यहाँ से ये इधर चला गया डिसीजन ट्री की बाउंड्री, यहाँ से ये इधर देखें अगर हम तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, और फिर दरमियान में ये भी थोड़ी सी ना हल्की सी हमें नज़र आ रही है, और यहाँ पे हल्का सा गैप भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इसने ना हर पॉइंट को जो नाइस हमने जनरेट किया था ना उसको भी फिट करने की कोशिश की है। तो अभी जब ये नाइस को भी फिट करने की कोशिश करता है इसका मतलब है कि इसने एक्स्ट्रा पैटर्न्स क्या किए हैं, लर्न करने की कोशिश करती है, और हमारा मॉडल उस पे भी तैयार हो गया। उसने मतलब एक तरफ ये कोई आउटलायर गया है तो उसने कहा कि नहीं यहाँ पे भी ये पॉइंट हो सकता है रेड वाला, लिहाजा उस तरफ जाओ। तो अब इसका मतलब है कि हमारा मॉडल ओवर फिट हो गया, यानी कि ट्रेनिंग सेट पे बहुत अच्छा ट्रेन हो गया, लेकिन जब ये टेस्टिंग पे जाएगा तो वहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
तो इस वजह से हमारे पास जो सिंगल डिसीजन ट्री था वो तो मतलब है कि यहाँ पे वीक हो गया और यानी कि ओवरफिट की तरफ जा रहा है। तो आपको याद है कुछ ओवरफिटिंग हो रही थी, उसमें हमारे पास यही हो रहा होता था कि आउटलाइर्स को यानी कि वो पैटर्न्स को ओवरली डिटेक्ट कर लेता था, ओवरली पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करता था और जो चीज़ें उसने नहीं भी सीखने की ज़रूरत वो भी हमारा मॉडल सीख लेता था। और दूसरी तरफ अगर हम उस डिसीजन ट्री को देखें जो बैकिंग के साथ जा रहा था, जिसमें हमने कहा था कि मैक्सिमम 500 डिसीजन ट्रीज़ हमने एन एस्टिमेटर की वैल्यू रखी थी, उसमें हमने कहा था कि इतने जब हमारे पास डिसीजन ट्रीज़ प्रिपेयर होंगे, तो देन हमारे पास जो उन सब की हम एग्रीगेट निकालेंगे और उसमें से जो मोस्ट वोटिंग वाला होगा मॉडल उसको हम पिक कर लेंगे, उसको चूज़ कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जब आखिर पे हमने निकाली है डिसीजन ट्री बाउंड्रीज़ की, तो ये बड़ी स्मूथ से जा रही है। देखें ये डिसीजन बाउंड्रीज़ की यहाँ से इस तरह जा रही और इसमें देखें कोई ओवर फिटिंग नहीं हुई, बल्कि इसने जनरलाइज़ फिटिंग करने की कोशिश की है। इसको समझ आ गई कि नहीं यहाँ पे जो ये रेड कलर के जा रहे हैं इस तरफ हमने डिसीजन बाउंड्री को मूव नहीं करना, क्योंकि वो क्या है हमारे पास आउटलायर्स हैं, वो वहाँ पे हमारा डाटा सेट ज़्यादा मौजूद नहीं है, डाटा पॉइंट ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स हमारे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, लिहाजा हमें यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री लगानी चाहिए कि ठीक है इसमें अब हमारे पास अगर हम देखें तो सिंगल जो डिसीजन ट्री था वो ज़्यादा बाइस्ड हो गया था, यानी बाइस से मुराद ये था कि वो एक तरफ ज़्यादा जा रहा था। तो ये हमारे पास क्या है ना कि थोड़ा लेस बाइस्ड और इसने इस चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, पैटर्न को बेहतर तरीके से समझा और इसकी कहने के जो वोटिंग थी उसके अकॉर्डिंग इसने अपने आप को ट्रेंड किया और मज़ीद बेहतर किया। तो जितना क्या है ना जिस तरह हम इंसान के भी इसी तरह से होता है कि जितना वो एक चीज़ को बार-बार सीखता है और एक चीज़ को बार-बार पढ़ता है, क्वेश्चंस को जिस तरह मैथ की इक्वेशंस होती थी क्वाड्रेटिक, उनको हम जब बार-बार सॉल्व करते थे स्टार्टिंग में अगर हमसे फैक्टराइज़ेशन नहीं हो रही, तो क्या होता था कि बाद में हम उसको ईज़िली फैक्टराइज़ करना स्टार्ट कर देते थे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बन जाती थी। इसी तरह अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में अगर बच्चों को समझ नहीं थी आ रही, तो बाद में क्या होता था कि उनको ईज़िली पता लग जाता है कि ए है, ये बी है और ये सी है और इसकी वैल्यूज़ ऐसे पुट करनी है और ऐसे हमारे पास इसका आंसर आएगा। इवन हम जब क्वेश्चंस देखते थे तो वहाँ से भी हमें क्या होता था कि अंदाज़ा हो जाता था कि इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा या इसकी फैक्टराइज़ेशन होगी भी या नहीं होगी। बिल्कुल ओवरफिटिंग रिड्यूस करेगा। जी, जी, बिल्कुल ऐसे है कि बैगिंग मेक्स यू लेस मेसी एंड मोर एक्यूरेट। बिल्कुल। और दूसरा भी ठीक है रिड्यूस ओवरफिटिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको ये पॉइंट्स समझ आ रहे हैं साथ-साथ। तो इस तरह हमारे पास होता है। अब इसको ना हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे मज़ीद देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि देखिए हमने कहा कि हमने ट्रेनिंग सेट में से कुछ ट्रेनिंग डाटा सेट को उठाया था, उसको हम रैंडमली जनरेट कर थे। इसकी मिसाल ऐसे लेट्स से कि हमारे पास हमने जो ट्रेनिंग सेट लिए डाटा लिया था ये 100% था। इसमें से हमने 63% ट्रेनिंग डाटा उठाया, 63% को हमने रैंडमली कभी इसको दिया, कभी इसको दिया, कभी इसको दिया, कभी इसको दिया, मतलब रैंडमली दिया, यानी कि हर उसने एक जैसी चीज़ नहीं देखी मॉडल ने, मतलब सब ने मुख्तलिफ किस्म का डाटा सेट देखा है, लेकिन किसमें से ट्रेनिंग सेट के सबसेट बना लिया। तो इसका मतलब है कि जो बाकी 37% था जो कि ट्रेनिंग सेट में है, मैं टेस्ट सेट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ट्रेनिंग सेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब बैगिंग या पेस्टिंग मेथड में होते हैं तो हम ट्रेनिंग सेट के सबसेट बनाते हैं, जो सबसेट फिर हम उसको हर मॉडल को देते हैं। तो उस ट्रेनिंग सेट का जो 100% था उसमें से 63% लेट से हमने कहा कि उसके सबसेट्स बने, जो बाकी 37% था वो अभी किसी मॉडल ने हमारे पास नहीं देखा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो डाटा सेट था जो 37% हमारे पास बच गया था, बेसिकली ये वो डाटा सेट है जो आउट ऑफ बैग रह गया, यानी कि हमारे पास वो बैग में तो मौजूद था, लेकिन क्या हुआ उसको हमने आगे हर मॉडल को सेपरेटली परफॉर्म मतलब उसको नहीं दिया, यानी कि हमारे पास जो अब 37% इंस्टांसेस बचे हैं, डाटा पॉइंट्स बचे हैं, ये आउट ऑफ बैग इंस्टांसेस है। तो इसका मतलब है कि इस डाटा सेट को भी हम चूज़ कर सकते हैं अपने बैगिंग क्लासीफायर को देखने के लिए कि आया वो कितना एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। और फिर उसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दोबारा एक्यूरेसी के साथ ही। तो उसके लिए भी हमारे पास आउट ऑफ बैग वैल्यूएशन के लिए भी हमने सिंपली क्या करना है, अपने मॉडल को उसी तरह डॉट फिट के फंक्शन से ट्रेंड है और इसमें अब हम सिर्फ ऑप स्कोर इक्वल्स टू ट्रू का पास कर देते हैं, जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप और वो देखें या एस्टिमेटेड सारा सेम था। फिर जब हम आउट ऑफ बॉक्स स्कोर को ट्रू करते हैं तो वो अब क्या करेगा, इसका स्कोर भी कैलकुलेट करेगा। और जब हम इसके स्कोर को प्रिंट आउट करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ गया 0.905, यानी कि ऑलमोस्ट 90% ये कह रहा है जी हमारा मॉडल क्या एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है।
लेकिन अभी ये तो हमने सिर्फ आउट ऑफ बैग इवैल्यूएशन की है ना, अब इसको क्रॉस चेक भी करना है, तो क्रॉस चेक के लिए हमारे पास वही जो एक्यूरेसी स्कोर का हमारे पास फंक्शन या लाइब्रेरी के लिए मौजूद है ऑलरेडी, उसको हमने कॉल किया और उसके बाद उसमें वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्ट पे जब हमने किया तो हमारे पास देखें उसकी वैल्यू है 0.89। तो अब देखें अगर हम 0.905 यानी कि 90% 89%, तो ये दोनों हमारे पास क्या काफ़ी क्लोज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आउट ऑफ मार्क वैल्यूएशन है उसका स्कोर और जो एक्यूरेसी स्कोर है वो एक दूसरे के करीब है। इसका मतलब है कि हमारा जो हमारे पास कहने के ट्रेनिंग सेट था वो वाकई टेस्ट सेट के तौर पे या वैलिडेशन सेट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और अच्छे से इस्तेमाल है 37% वाला, और हमारे मॉडल में वाकई वो डाटा नहीं था देखा। इसी वजह से वो उसके ऊपर एक्यूरेसी का जो स्कोर है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास जब हम डिसीजन ट्रीज़ को बेसिकली बैकिंग मेथड के साथ जब भी या पेस्टिंग मेथड के साथ मैक्सिमम सैंपल्स लेके ट्रेनिंग सेट को लेके इन सबको जब ट्रेन करते हैं और डिसीजन ट्री का सफ़र ज़्यादा सारे हम यूज़ करते हैं, तो इन सब को मिला के हम एक नई क्लास बनते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो अगर रिग्रेशन का टास्क हो तो वो उसको हम कह देते हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। इसमें भी हमारे पास इस तरह से होता है कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को इसको ट्रेन करना सिंपल ही ईजी होता है बनस्बत कि हम पूरा जो साइकिल का वो कोड उस तरह से लिख रहे थे। तो इसके लिए भी हमारे पास साइकिल ने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का कहने के एपीआई के थ्रू हम उसको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम मॉडल को कॉल किया और अब देखें हमारे पास क्या हुआ। इसमें हमने ये ऑटोमेटिकली सिंपल कुछ चीज़ों को ना देख रहा होता है कि हम पैकिंग करनी है, बूस्टिंग करनी है, हमें मतलब ज़्यादा चीज़ें इसमें से पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम सिर्फ उसको बताना होता है कि तुम एन एस्टिमेटर्स देने होते हैं, उसके बाद इसकी लीफ नोट्स बतानी होती हैं कि तुम किस हद तक इसको लेके जाओ। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये जो लीफ नोट्स हैं बेसिकली हमने इधर 16 बता दी ना। तो अब बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जैसे-जैसे हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट यानी कि जंगल कह रहे हैं दूसरी तरह, तो जो ट्रीज़ हैं मतलब ट्रीज़ ज़्यादा सारे लगते जाते हैं, उनकी सब ब्रांचेज़ बनती जाती हैं। तो इस तरह से क्या है ना कि रैंडम फॉरेस्ट जनरेट होता जाता है। अब जब वो रैंडम फॉरेस्ट जनरेट होता जाएगा तो वो क्या कर रहा होता है बेसिकली कि जैसे-जैसे हमारे पास ट्री ग्रो कर रहे होते हैं, साथ ही साथ वो बेस्ट फीचर्स को देख रहा होता है। हर नोड के ऊपर जाके वो देखता है कि कौन-सा फीचर बेस्ट है जिसकी बेस पे मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग करूँ। उसकी बेस के ऊपर वो अपना क्या करता है एक नया फीचर या एक नई नोड बना लेते हैं। तो जितना हमारे पास क्या है ना कि ज़्यादा ट्री डाइवर्सिटी होएगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या है ना कि बाइस हायर हो जाएगा और वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और इसी तरह हमारा जो मॉडल होगा वो ओवरऑल बेटर होता जाता है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं साथ-साथ? अच्छा, क्वेश्चन है मैक्स लीफ नोड्स की वैल्यू कितनी लेते हैं? अच्छा, जो मैक्स लीफ नोड होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो आप रैंडमली चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप कितना ज़्यादा उसको ना डिसीजन ट्री को ग्रो करना चाहते हैं। मतलब जैसे अगर हम कह लें तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं होता, लेकिन जो मोस्टली जो वैल्यूज़ होती हैं वो 10 से 20 के दरमियान लाई कर रही होती हैं। सही होगा। तो साथ इसका ना डिपेंड भी करता है कि साथ जो उसमें ना कि डाटा सेट के हमारा कितना है। अगर स्मॉल डाटा सेट हो तो उस टाइम हम 10 से 20 के दरमियान इस तरह रख लेते हैं, और जितना डाटा सेट बड़ा होता जाएगा, जितने ज़्यादा फीचर्स आपको बताएँगे ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा आप उसकी वैल्यू लेके जा सकते हैं। मतलब 500 तक भी इसकी वैल्यू रखी जाती है जब लार्ज डाटा सेट आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास फीचर्स कितने थे या डाटा सेट कितना बड़ा है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि हमारे पास क्योंकि जो रैंडम फॉरेस्ट था
अ, ये हर नोड को कब हमने कहा कि जब डिवाइड करते हैं हर ट्री पे जाके, इसका मतलब ये हुआ कि वो फीचर की बेस पे कर रहा था ना, कि सब फीचर्स का सबसेट बना लेता है और उसकी बेस पे देखता है कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है, उसकी बेस पे आगे मज़ीद उसको क्या करता है, स्प्लिट कर लेता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंडम फॉरेस्ट की एक और जो कह लें कि क्वालिटी है, या एक और जो हमारे पास कह लें कि फ़ीचर है उसका, रैंडम फॉरेस्ट का, वो ये है कि वो फ़ीचर्स की इम्पोर्टेंस बता देता है कि हमारे पास जो ट्री नोड्स होंगी वो बताएंगे कि हमारे पास ये जो फीचर है कितना एक इम्पॉर्टेंट है, या हम टारगेट वैल्यू को क्लासीफाई करने के लिए ये कितनी अपनी इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, इसकी बेस पे कितने हम बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लास ए में कैटेगराइज कर सकते हैं या क्लास बी में कैटेगराइज कर सकते हैं। और जिस फीचर की इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा लगती है उसको क्या कर लेता है, उसका वेटेड एवरेज ज़्यादा कर देता है, यानी कि उसको ज़्यादा फोकस कर देता है, उसको एक वैल्यू साइन कर देगा, उसका तरह वेट ज़्यादा करते कि भाई ये जो फीचर है ये हमारे पास जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस फीचर की जो वैल्यू है ये इतनी है, लिहाजा ये फीचर क्या करता है, क्लासीफाई करने में मदद दे रहा है। और जब ये इस तरह से हमारे पास क्लासीफाई कर रहा होता है और सबको मैंने आपको बताया कोई ना कोई हमारे पास क्या करता है, उसको वैल्यू साइन कर देता है, तो उस टाइम ये साथ ही करता है, जो टोटल सम होता है वो 100% पे उसको रोक देता है। यानी कि हमारे पास अगर इसकी मिसाल समझने के लिए हम वही आइरिस का जो फेमस डाटा सेट है उसको हम लोड करते हैं और उस पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को देखें, हमने उसी तरह ट्रेंड कराया, एन एस्टिमेटर की वैल्यू दे दी और जॉब्स की वैल्यू दे दी, उसके बाद देखें हमने इसके ना फीचर स्कोर को देखने के लिए, फीचर इंपॉर्टेंस देखने के लिए हमने ये देखें रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर डॉट फीचर इंपॉर्टेंस, बस इसको हमने कॉल किया तो उसने हमारे पास क्या किया, उसके सबका स्कोर बता दिया। अब हमारे पास देखें आपको याद होगा कि हमारे पास आइरिस के डाटा सेट में 4 तरह के फीचर्स मौजूद थे। एक सैपल की लेंथ थी, सैपल की विड्थ थी, पेटल की लेंथ थी और पेटल की विड्थ थी। तो आपको याद होगा जब हमने सिंगल सीनरी भी प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम भी पेटल की लेंथ और विड्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें नज़र आए थे। तो रैंडम फॉरेस्ट में भी अगर हम देखें तो सैपल लेंथ को जो वैल्यू दी है 0.09 दी है, यानी कि सिर्फ 9% इसने समझा कि ये फीचर इंपॉर्टेंट है आइरिस के डाटा सेट में क्लासीफाई करने में, कि आया कि हमारे पास जो फ्लावर था आइरिस ग्रीन का था, वर्सिकुलर का था या सेटोसा का था। इसी तरह सैपल की जो विड्थ है वो 24% तक मतलब अपना इनपुट दे रही है कि 24% तक वो कैटेगराइज करने में हेल्पफुल है। लेकिन अगर हम पेटल की लेंथ और पेटल की विड्थ की तरफ जाएँ तो देखें हमारे पास ये दोनों, पेटल की लेंथ है वो 42% और जो पेटल की विड्थ है वो 45% तक इनपुट रख रही है। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा अहमियत के हामिल हमारे पास फीचर्स हैं वो पेटल की लेंथ और पेटल का विड्थ थे। तो यही सेम चीज़ जो अभी हमें रैंडम फॉरेस्ट ने बताई है डायरेक्टली डॉट फीचर इंपॉर्टेंस के कॉल करने से, और उसने उनका स्कोर ही दिया है कितनी परसेंट उनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है हमारे पास, या फीचर्स हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह हमारे पास हमने सीनरी में देखा था कि पैटर्न लेंथ और पैटर्न विड्थ पे जब हमने इस पर ट्रेन किया था तो हमारी जो एक्यूरेसी थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, जब हमने इन दो फीचर्स के ऊपर क्लासीफाई करने की कोशिश की थी और सीन मोटर्स भी ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो अब यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि रैंडम फॉरेस्ट दो तरह से काम आ सकता है। एक तो वो बैकएंड डायरेक्टली कर देगा और उसको हमें ऐसे पैरामीटर्स भी पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरा साथ ही जो रैंडम फॉरेस्ट है ये हमारे पास किसी भी जो डाटा सेट है उसमें जो फीचर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को भी परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके हमें बता देता है कौन सा फीचर इस डाटा सेट की वैल्यू इस टारगेट को कैटेगराइज करने में, क्लासीफाई करने में कितना एक अपने इनपुट किरदार अदा कर रहा है, कितना एक हेल्पफुल है। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास डाटा सेट होंगे उन डाटा सेट में आप अच्छा उन डाटा सेट में जब ट्रीज़ को कंबाइन करेंगे तो ओवर फिटिंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, वो मैं बताता हूँ क्यों। दूसरी बात मैं जो बता रहा था आपको कि हमारे पास मतलब है कि कोई भी डाटा सेट इसका मतलब आता है अगर हमने उनमें फ़ीचर की सिलेक्शन करनी है कौन से फ़ीचर हमारे पास इंपॉर्टेंट है हमारे डाटा सेट के लिए, कौन से फ़ीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को भी किसी हद तक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमें फ़ीचर की इंपॉर्टेंस बता रहा होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी हम देखते हैं इस सवाल का जवाब कि जब हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर्स में जब हम ट्रीज़ को इतना ज़्यादा क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, तो उस टाइम ओवरफिटिंग क्यों नहीं होती? वैसे अगर आप इस डायग्राम को भी देखें, तो यहाँ से शायद थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो।
हाँ जी, कोई इस डायग्राम से आइडिया होगा? अब देखिए हमने कहा था कि हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, ये एक डिसीजन ट्री है हमारे पास, ये दूसरा डिसीजन ट्री है, ये तीसरा है और ये फोर्थ है। इस तरह करते-करते मतलब 500 डिसीजन ट्रीज़ हमारे पास मौजूद है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से भी आपको पता लग रहा होगा कि हमारे, और दूसरा मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे पास ट्रेनिंग सेट है उसकी हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं। अब एक जो डिसीजन ट्री है उसने तो एक किस्म का ट्रेनिंग सेट देखा ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो उस इस ट्रेनिंग डाटा पे जिस पे ये वाला मॉडल तैयार हुआ है, इस मॉडल को उस ट्रेनिंग डाटा सेट का पता ही नहीं है, इसको खबर ही नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे जिस डाटा सेट पे प्रिपेयर हो रहा है उसको पहले 2 बार नहीं पता। तो इसका मतलब है कि ये तो डाटा सेट पॉइंट्स जो दूसरे ने देखे हैं उनमें से कोई भी उस डाटा पॉइंट्स को नहीं जानता, या किसी के लिए भी वो डाटा पॉइंट्स है वो नाउन नहीं है। तो जब वो डाटा पॉइंट्स ही उनके लिए नाउन नहीं होंगे तो इसका मतलब है उनको उनके अंडरलाइंग जो पैटर्न है या जो नॉइस वगैरह आएगा उसके ऊपर तो वो फिट ही नहीं हो रही। हर मॉडल तो अपना-अपना कहने के ट्रेन हो रहा है और अपने-अपने पैटर्न्स बना रहा है। अब जब हर मॉडल अपने-अपने क्या कर रहा होगा, पैटर्न्स बना रहा होगा, तो आखिर पे हम क्या करते हैं, इन सब का एवरेज एग्रीगेट करते हैं, यानी कि एवरेज फाइंड करते हैं, या उस मॉडल को चूज़ करते हैं जिसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वोटिंग्स मिलेंगी। मेजॉरिटी वोटिंग से मुराद ये था कि हमारे पास किस मॉडल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो एन बेस्ट एस्टिमेटर जब हम लिखते हैं ना, तो एन बेस्ट एस्टिमेटर से हम साथ इसकी मुराद ये भी होती है कि उसमें हमारे पास जिस मॉडल का सबसे अच्छा स्कोर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके जिसको वोट ज़्यादा मिल रहे होंगे वो उस मॉडल को चूज़ करेगा और उसकी बेस पे फिर फाइनल प्रिडिक्शन हमें करके बताता है और उसका स्कोर फिर हम चेक करते हैं, यानी कि उस मॉडल को हम फिर चूज़ कर लेते हैं। तो या दूसरे लफ्ज़ हम ये करते हैं, इन सब मॉडल्स की एवरेज लेते हैं और उसकी बेस पे हम कहते हैं कि हमारे मॉडल्स सारे ट्रेन हो गए, और इस तरह से फिर ओवर फिटिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर एक ही मॉडल एक ही ट्रेनिंग सेट को जब देखेगा तो उस टाइम क्या हो रहा होगा कि उस मॉडल ने उस ट्रेनिंग सेट में जितना सारा डाटा है उस सब के डाटा पॉइंट्स को व्यू किया, उन सब डाटा पॉइंट में से गुजरा, उन सब में जो आउटलायर्स थे उनको भी देखा और उनको भी साथ-साथ उसने क्या किया, उनके पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश की है। और जब वो उनके पैटर्न रिकॉग्नाइज़ कर लेता है तो जब टेस्टिंग सेट पे आता है, डिसीजन बाउंड्रीज़ जनरेट करता है, तो वो आउटलायर्स की तरफ भी जाता है और इस तरह से हमारे पास क्या होता है, वो ओवरफिटिंग की तरफ चला जाता है। जब हमारे पास ज़्यादा परसेंटेज होते हैं बैकिंग की सूरत में, तो उस टाइम हमारे पास क्योंकि उनकी एवरेज हम ले रहे होते हैं, तो जब वो एवरेज ले रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या करता है, ओवरफिटिंग को कम कर देता है। कि लेट्स से अगर किसी एक मॉडल ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉग्नाइज़ कर लिया, पैटर्न कर भी लिया था, तो कोई और बाकी मॉडल्स होंगे जिन्होंने उतना अच्छे से पैटर्न रिकॉग्नाइज़ नहीं किए होंगे। तो जब हम उनको एग्रीगेट करके उनके रिजल्ट्स को देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जिसने ओवरफिटिंग लेट्स से बीच में कोई आ भी गया है, तो वो उसको रिड्यूस कर देगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बिल्कुल, फर्स्ट हमारे पास मेजॉरिटी की हम देखते हैं, ये दोनों टेक्नीक्स हैं, या तो मेजॉरिटी में से चूज़ कर लेते हैं या वो एवरेज में से चूज़ कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि ओवरफिटिंग के चांसेस इसमें भी होते हैं। उसके जो मिसाल थी वो वही थी जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैक्सिमम लीफ नोड्स का ना, तो अगर हम उसकी डेप्थ को कंट्रोल नहीं करते, या अगर हम जो बजाय इसके कि 500 डिफरेंट ट्रीज़ करने की बजाय अगर हम 5000 सीन ट्रीज़ ट्रेन करते हैं, तो डेफिनिटली वो ओवरफिटिंग की तरफ जा सकता है। ओके, तो अभी ये बताएँ कि जो लास्ट क्लास में मैंने टास्क दिया था वो कंप्लीट किया या नहीं किया? क्योंकि अब आज ही क्लास का एक और टास्क आ जाएगा, फिर आपने वो भी कंप्लीट नहीं करना है। या आप अभी ये वीकेंड है एटलीस्ट सैटरडे संडे, तो इसमें आपने ट्राई करनी है कि आप इन चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करें। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपको वक़्ती समझ आ जाएँगी, बाद में फिर भूल जाएँगी। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास हम इधर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट मेथड था हमारे पास बूस्टिंग एंड स्टैकिंग, उसकी तरफ हम जाएँगे।